जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की भर्ती जल्द आने वाली है और एसआई के एग्ज़ाम में मैथ्स में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न आपके सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों पर ही आधारित हमारे कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, भले संख्याएं चेंज मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है अनुपात समानुपात का। सवाल में कहा गया है ए कॉमा सी कॉमा बी सी का चतुर्थ अनुपात डी है, तब बी सी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा ए डी अपॉन सी और सी का हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। दोस्तों यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम ध्यान देंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है, अगर अगर तीन संख्याएं हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर तीन संख्याएं हैं ए कॉमा बी कॉमा सी और हमें इसका चतुर्थ अनुपात निकालना हो दोस्तों, तो क्या बनेगा? अगली अगली दो संख्याओं के गुणनफल में हम पहली बारी से भाग देते हैं। अगली दो संख्याओं के गुणनफल में हम यहाँ पहली बारी से भाग देंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है चतुर्थ अनुपात निकालने का। हमें तीन संख्याएं दी होंगी, तीन संख्याओं का जो चतुर्थ अनुपात होगा अगली दो संख्याओं के गुणनफल में हम यदि पहली बारी से भाग दे दें, अगली दो संख्याओं के गुणनफल में हम यदि पहली बारी से भाग दे दें तो हमारा चतुर्थ अनुपाती निकलता है। दोस्तों अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और हम सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ सवाल में कहा गया है, यहाँ सवाल में कह दिया गया है कि हमारे पास जो संख्याएं दी हैं, जो संख्याएं हमको दी गई हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ए कॉमा सी कॉमा बी सी का चतुर्थ अनुपात डी है, तो दोस्तों डी की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ से डी की वैल्यू बनेगी अगली दो संख्याओं जो दी हैं, अब इनका गुणनफल, अगली दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में पहली संख्या। यहाँ से दोस्तों बी सी स्क्वायर अपॉन ए, ये वैल्यू किसकी आ गई? तो ये वैल्यू यहाँ से डी की आ गई। अब हमसे सवाल में पूछा गया है बी सी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा ए डी अपॉन सी और सी का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों बी सी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा ए डी अपॉन सी कॉमा सी, अगर मुझे इसका अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो अगली दो संख्याओं की गुणा में हम पिछली बारी से भाग देंगे। दोस्तों अगली दो संख्याएं ए डी अपॉन सी और गुणे सी, और इसमें किससे भाग देंगे? हम इसमें भाग देंगे बी सी स्क्वायर अपॉन ए से। अब दोस्तों यहाँ पे सी से सी हमारा कैंसिल हो गया। दोस्तों बी सी स्क्वायर अपॉन ए, ये वैल्यू किसकी है? तो ये वैल्यू दोस्तों डी की है, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन ए की जगह हम दोस्तों यहाँ पर डी रखेंगे। अब दोस्तों ये बी सी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू हमारी डी है, डी से डी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से दोस्तों केवल हमारा सी बचा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा दोस्तों। हाँ सॉरी, यहाँ से ए बचा है, यहाँ से ए बचा दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सवाल समझ में आ गया दोस्तों। ए कॉमा सी कॉमा बी सी का जो यहाँ पे फोर्थ रेशियो यानी कि जो हमारा चतुर्थ अनुपात है वो डी है। अगली दो संख्याओं के गुणनफल में पिछली बारी से भाग देंगे तो डी की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हमें इन संख्याओं का निकालना था फोर्थ रेशियो यानी कि चतुर्थ अनुपात। अगली दो संख्याओं के गुणनफल में हम पिछली से भाग दे देंगे। दोस्तों क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा हमारा चतुर्थ अनुपात। अब दोस्तों अब बी सी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है? डी है, सी से सी कैंसिल हो गया, डी ए कैंसिल हो गया, यहाँ से केवल ए बचेगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न ये है
कि 27 की पावर 27 प्लस 27 में अगर 28 से भाग दिया जाए तब शेष पर क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर शेष हम एक बना लें, चाहे वो प्लस का एक बने या माइनस का एक बने, तो ये बात हम जानते हैं एक के ऊपर कोई सी भी पावर हो वैल्यू एक ही आती है। अगर माइनस एक के ऊपर पावर n है और ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो वैल्यू बनेगी प्लस का एक। और माइनस एक की पावर n है और n एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो वैल्यू बनेगी माइनस एक। ये हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों, यानी कि माइनस एक की पावर अगर यहाँ विषम संख्या हो जाती है, अगर विषम संख्या हो जाती है तो वैल्यू माइनस की एक बनती है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे इस सवालों को हल करने का बेस्ट तरीका क्या है, हम यहाँ पे शेष को एक बनाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों सवाल में क्या है, यहाँ सवाल में कहा है कि हमें किससे भाग देना है, हमें यहाँ जो भाग देना है, हमें हमें यहाँ पे किससे भाग देना है, तो हमें जो यहाँ पर भाग देना है वो भाग देना 28 से, यानी कि 27 की पावर 27, हमें इसमें भी 28 से भाग देना है दोस्तों, और 27 में हमें 28 से भाग देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम अगर 27 में 28 से भाग दें तो यहाँ पे शेष क्या आएगा, यहाँ पे शेष क्या आएगा, अगर 27 में 28 से भाग दें तो यहाँ पे शेष आएगा माइनस का एक, और इसकी पावर कितनी है, ये 27 है। प्लस अब दोस्तों अब 27 में 28 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे शेष हमारा 27 ही आएगा। अब माइनस एक की पावर ऑड नंबर है, माइनस एक की पावर ये विषम है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1, और ये प्लस का 27 है, तो दोस्तों शेष कितना आएगा, 26 आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों हमें 28 से भाग देना है, अगर शेष एक बना पाते हैं, चाहे माइनस का बने या प्लस का बने, तब माइनस एक की पावर अगर विषम संख्या होगी रिजल्ट मिलेगा -1, अगर एक माइनस एक की पावर सम संख्या होगी तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा प्लस का 1। तो हमने देखा 28 में 27 से भाग दिया, माइनस का एक बचा, माइनस एक की पावर 27 ये विषम संख्या है, यहाँ से रिजल्ट मिला माइनस का एक। 27 में 28 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे से 27 ही आ गया। हम माइनस एक और प्लस का 27, यहाँ पे शेष आ गया 26। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये दोस्तों, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 7 है तब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। हम यहाँ पे सवाल को समझते हैं, हम यहाँ दोस्तों सवाल को समझते हैं। अगर सवाल में ये कहता कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमने मान लिया k है, हमने मान लिया क्या है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसमें स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, ये बनेगा a² और प्लस b² और प्लस 2 और इंटू a और इंटू b दोस्तों बराबर k²। अब एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई k² और माइनस का 2। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट तो ये है, एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये निकला कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी जाए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास k है और यदि इसके स्क्वायर का सम निकालना है, या इसके स्क्वायर का सम निकालना है, तो सामने वैल्यू है हमें इसी के स्क्वायर में हमें 2 कम कर देना दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट तो ये, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है, अगला कॉन्सेप्ट ये दोस्तों, और यहाँ पे क्यूब दे दिया है, और इस सवाल में हमें क्यूब दे दिया है दोस्तों, आप क्यूब का कैसे करेंगे। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं, ये बात हर कोई जानता है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू और k है, अगर दोनों पक्षों में हम पावर 3 कर दें, यानी दोनों पक्षों का हम यदि घन कर दें, क्यूब कर दें, तो दोस्तों क्या बनेगा, x प्लस 1/k
x की पावर 3 बराबर k की पावर 3। अब दोस्तों a प्लस बी का घन होता है a घन यानी कि पहले का घन, और प्लस b घन यानी दूसरे का घन, प्लस 3 a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये दोस्तों फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल घन का। अब दोस्तों एक्स एक्स कैंसिल हो गया और एक्स प्लस 1/x क्या है, ये वैल्यू के की है, तो यहाँ पे 3k आ गया। अब ये 3k वहाँ जाएगा तो घटेगा, यानी x³ प्लस 1/x³ बराबर k³ माइनस के 3k। ये बना रिजल्ट। यानी कि दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि k है और हमें पावर 3 निकालना है, अगर पावर हमें यहाँ पे 3 निकालना है, जो वैल्यू सामने है अब उसी के पावर 3 में अब इसी का 3 गुना हम ये माइनस करते हैं। दोस्तों x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, जो वैल्यू सामने है अब उसी की पावर 3 में हम उसी का 3 गुना माइनस करते हैं। दोस्तों यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया। तो दोस्तों अब इसी पर अब हमारा सवाल है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू, अब यहाँ पे दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 7 दिया है, अब हमें पावर 3 का मान निकालना है। हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 7 दिया है, अगर पावर 3 का मान निकालना है, अगर पावर 3 का मान हमें निकालना है, जो वैल्यू सामने दी है अब उसी की पावर 3 में हम इसी का 3 गुना दोस्तों माइनस कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दिया है और हमें पावर 3 का वैल्यू निकालना है, तो जो वैल्यू सामने है अब उसी की पावर 3 में हम इसी का 3 गुना माइनस कर देंगे। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, हमें पावर 3 का मान निकालना है, तो 7 का घन आएगा 343 माइनस 7 का 3 गुना 21, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 322, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सवाल समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, 49 गुणे 51 गुणे 54 गुणे 37 गुणे 123 को 24 से भाग देने पर शेष पर क्या बचेगा। दोस्तों हमें 24 से भाग देना है। सवाल ये दोस्तों 49 गुणे 51 गुणे 54 गुणे 37 गुणे 123, हमें इसमें किससे भाग देना है, हमें इसमें भाग देना है 24 से। अगर संख्याएं गुणा में हो, अगर संख्याएं हमारी गुणा में है और किसी नंबर से भाग देना है और हमें शेष निकालना है, तो हर संख्या में भाग हमें देना होता है। अगर शेष निकालना है हर संख्या में भाग हम देंगे। दोस्तों 24 दूनी के 48, यहाँ से शेष आ गया 1 गुणे 24 दूनी के 48, यहाँ से शेष 3 आ गया, 24 दूनी के 48, यहाँ से शेष 6 आ गया, 24 से कम 24, यहाँ से शेष आ गया 13, 24 पंजी 120, यहाँ शेष आ गया 3। अब दोस्तों अब हमने देखा कि 13 छक 78, दोस्तों कितना आ गया 3 तिहाई 9, 9 गुणे 13 छक 78, ये आ गया। अब इसमें दोस्तों 24 से हमें फिर यहाँ भाग देना है। अब दोस्तों हमने भाग दिया 24 तिया 72, यहाँ से कितना है दोस्तों 24 तिया 72, यहाँ से आया 6। अब 6 नम 54, 6 नम 54, ये फिर 24 से ज़्यादा हो गया, 6 नम 54 दोस्तों, 6 नम 54, अब फिर 24 से भाग दें, 24 दूनी का 48, यहाँ पे शेष क्या आएगा आपका, यहाँ पे शेष आएगा 6। तो दोस्तों अगर संख्याएं हमारी गुणा में है, अगर संख्याएं हमारी गुणा में है और किसी संख्या से भाग देकर हमें शेष निकालना होता है, हर संख्या में हमें भाग देना होता है। जैसे एक बार फिर देखते हैं, 24 दूनी के 48, यहाँ से एक शेष आया, 24 दूनी के 48, यहाँ पे 3 शेष आए, बीच में गुणा है हम गुणा लगा देंगे, 24 दूनी के 48,
यहाँ पे 6 शेष बचेगा। अब यहाँ 24 एकम 24, यहाँ से बचेगा 13 शेष। 24 पंजे 120, यहाँ से दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 5 शेष। अब दोस्तों हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 में हम अगर 24 से भाग दें, 24 तिहाई 72, कितना आएगा 18, 18 दोस्तों 18 गुणा 13, 18 गुणा 13 में हम यदि 24 से भाग दें तो अभी दोस्तों शेष 6 ही आना है। अब दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं, 13 छक 78 आ गया, और यहाँ दोस्तों कितना आ रहा है, आज 24 पंजे 120, यहाँ पे दोस्तों 3 आएगा। 24 पंजे 120, यहाँ से दोस्तों कितना आएगा, तो यहाँ से आपका 3 आएगा। अब 13 छक 78, 78 में 24 से भाग देंगे तो आएगा शेष 6, 6 तिया 18 तिहाई 54, 54 में हम फिर 24 से भाग देंगे तो 54 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे शेष कितने आया, 6 आया। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर। सवाल समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। यहाँ सवाल में कहा गया है 7 क्रमागत संख्याओं में पहली 5 संख्या का औसत जेड है, तब अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा। हमें आंसर जेड के रूप में देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 7 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत हमारी संख्याएं हैं दोस्तों। एक बात हम जानते हैं, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, यानी संख्याओं में समान अंतर हो, ठीक, जैसे हमारी क्रमागत संख्याएं सभी समांतर श्रेणी में होती है। तो दोस्तों अगर संख्याएं हमारी समांतर श्रेणी में हैं तो जो औसत होता है वो मध्य पद होता है, यानी कि औसत हमारा मिडिल टर्म होगा। औसत क्या होगा, हमारा औसत मध्य पद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली 5 संख्या का औसत हमारा जेड है। तो दोस्तों यदि पहली 5 संख्या का औसत लूँ तो मैंने अभी बताया कि औसत क्या होता है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो जो औसत होगा, औसत हमारा मिडिल टर्म होता है दोस्तों। औसत क्या होता है, औसत हमारा मिडिल टर्म होगा, यानी कि औसत हमारा मध्य पद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मध्य पद क्या है, यहाँ पे मध्य पद आपका 3 है। तो यही क्या हो गया, यही 5 संख्याओं का औसत हो गया, और ये किसके बराबर है, तो ये z के बराबर है। अब यहाँ सवाल में कहा गया है लास्ट की 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब लास्ट की 3 संख्याएं हमारी 5 6 और 7 है। लास्ट की 3 संख्याएं हमारी 5 6 और 7 है दोस्तों। तो ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका औसत भी मध्य पद होगा। तो इसका औसत कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों। अब ये 6 जेड की टर्म में किसके बराबर है, तो दोस्तों 6 जो है ये जेड का मान 3 है, यही 6 3 + 3 है दोस्तों। 6 क्या है, 3 + 3 है दोस्तों, और इसी एक 3 की जगह हमने जेड रख दिया दोस्तों। यहाँ पे जेड क्या है, जेड 3 का वैल्यू है। 6 का मतलब 3 + 3, और 3 + जेड का मान 3 है, यानी कि जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, जो उसका जो मध्य पद होगा, जो उसका औसत होगा, वो जेड + 3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है 5 की पावर 2, 2 की पावर 0, प्लस 7 की पावर 2, 2 की पावर 0, और बटे में 2 की पावर 1, और इसकी पावर 15, और इसकी पावर 0। हम इसका मान निकालना है दोस्तों। ऐसे सवालों में हम ऊपर से नीचे हम हल करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कोई सी भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू हमारी 1 होती है।
तो दोस्तों 2 की पावर 0, ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू 1 बन गई, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, तो ये बन गया 5 की पावर 2, और प्लस ऐसे ही 2 की पावर 0 क्या बन गया, ये दोस्तों 1 बन गया, और 2 की पावर 1 2 ही बन गया, तो यहाँ से 7 की पावर 2 आ गया, और बटे में क्या आएगा, बटे में 15 की पावर 0 1 बन गया, और 1 की पावर 1 ही होता है, 15 की पावर 0 ये 1 बन गया, और 1 की पावर 1 ही होता है, 2 की पावर 1 का मतलब यहाँ पे 2 ही रह गया दोस्तों। अब 5 का वर्ग ये आ गया 25, और यहाँ 7 का वर्ग ये आ गया आपका 49, और बटे में 2, 49 और 25 यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 74, यहाँ 2 से भाग देंगे, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 37। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, एक शहर की कुल जनसंख्या 4000 है, अगर पुरुषों में 10% वृद्धि हुई है और महिलाओं में 20% वृद्धि हुई है, अब जनसंख्या 4500 आ गई, तब पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। बहुत ही शानदार सवाल है। यानी शुरू में शहर की जनसंख्या 4000 थी, पुरुषों में 10% वृद्धि हुई, महिलाओं में 20% वृद्धि हुई, तब वर्तमान में जनसंख्या 4500 आ गई। हम यहाँ पुरुषों की जनसंख्या का मान निकालना है दोस्तों। अगर पुरुष की संख्या मैंने ए मान ली, टोटल 4000 में अगर पुरुषों को माइनस करें तो ये संख्या हमारी महिलाओं की आ गई। अब यहाँ पे मैं वृद्धि निकाल रहे हैं हम दोस्तों, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे दोस्तों वृद्धि निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये वृद्धि कैसे आएगा। अब ये पुरुषों में 10% वृद्धि, और दोस्तों महिलाओं में कितना वृद्धि, महिलाएं हैं 4000 माइनस ए, और इसमें 20% की वृद्धि। अब ये वृद्धि किसके बराबर लगाएंगे दोस्तों, पहले जनसंख्या हमारी 4000 थी, अब हो गई 4500, तो यहाँ वृद्धि कितने की हो गई, 500 की, तो हम इसको 500 के बराबर हम लगा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये 20 के अंदर गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ से कितना बनेगा, 20% का ए में गुणा हुआ तो माइनस का 20% ए, और यहाँ प्लस का 10% ए है, तो यहाँ से माइनस का 10% ए बचेगा दोस्तों, यहाँ से बचेगा। अब ये प्लस, अब यदि 20% का इसमें गुणा करें, इसमें 4000 में गुणा करें, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 दूनी के 8, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये आप देख सकते हैं, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी के 8, ये वैल्यू 800 बनेगी, बराबर कितना है, बराबर 500 है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ लेके जाऊँगा, तो ए का 10% कितना हो गया, 500 इधर भेजेंगे, 800 में 500 घटा, तो ये वैल्यू 300 आ गई। अगर 10% की वैल्यू अगर 300 है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 100% की वैल्यू होगी हमारी 3000। तो इस प्रकार पुरुषों की जनसंख्या कितनी आ गई, यहाँ पुरुषों की जनसंख्या हमारी आ गई 3000। बहुत ही शानदार सवाल है, एक बार फिर देखते हैं। अगर पुरुषों की संख्या ए है, टोटल 4000 में हमने पुरुष माइनस किए, तो आ गई महिलाओं की संख्या। अब यहाँ पुरुषों में 10% वृद्धि हुई सॉरी, महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई, और यही किसके बराबर है, 4000 से हो गए कितने 4500, तो ये वृद्धि 500 के बराबर हो गई दोस्तों। अब यहाँ से मैंने सॉल्व किया, 20% का ए में गुणा करेंगे, माइनस का 20% ए, या प्लस का 10% ए है, तो माइनस का ये परसेंट 10 बचेगा दोस्तों। हाँ 20% का गुणा करेंगे 4000 में, यहाँ से बचेगा 800, बराबर कितना है 500। अब मैं इसको यहाँ पे ले गया, प्लस का आ गया, 500 घट के 300 आ गया। अगर 10% का वैल्यू 300 है, 100% का वैल्यू कितना होगा, होगा 3000।
दोस्तों सवाल कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।